वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रामचंद्र कनौजिया आपके लिए एक बार पुनः कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं। और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आप जानते रहिएगा कि योगात्मक व प्रतिस्थापन क्रिया को एक एक उदाहरण देकर समझाइए, जो कि प्रत्येक वर्षों में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि योगात्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो वो प्रतिस्थापन क्रिया को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ऐसे पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है योगात्मक क्रिया किसे कहते हैं, या तो पूछा जा सकता है प्रतिस्थापन क्रिया किसे कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्नों से आपको कोई ना कोई एक प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि योगात्मक अपक्रिया, तो योगात्मक अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया भी कहते हैं। तो इसीलिए हमने आपको लिखा है योगात्मक ब्रैकेट में संयोजन अपक्रिया। तो योगात्मक या संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप जानते रहिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उससे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो आप डिफिनेशन जनरली इस तरह ही जान लीजिएगा कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें भाग लेने वाले दो या दो से अधिक पदार्थ सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया करते हैं, और कोई भी बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार की यौगिक क्रिया को ही क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। तो ध्यान रखना है कि मात्र एकल उत्पाद ही प्राप्त होगा, दूसरा कोई उत्पाद नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की जो भी अपक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे, योगात्मक या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप जानते रहिएगा कि पहला आप ले लीजिए एग्जाम्पल NH3 प्लस HCl करें, NH3 गैस है और HCl भी क्या है, गैस है। ये सब आपस में अपक्रिया करते हैं। NH3 गैस और HCl गैस आपस में अपक्रिया करके NH4Cl का क्या बनाता है, सफेद धुआं। इसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसे क्या पढ़ते हैं, अमोनिया। ये आपका इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके बाद इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड। ये आपका अमोनिया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड और ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनिया गैस है और HCl भी गैस है। जब ये आपस में संपर्क करते हैं, जैसे ये NH3 गैस और HCl गैस आपस में संपर्क करते हैं तो NH4Cl का सफेद धुआं बनाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, जो अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं प्राप्त होता है। कभी कभी जब हम जानते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं NaOH का प्रयोग करके, जब अमोनिया गैस की खोज करते हैं कि अमोनियम उपस्थित है कि नहीं, उस समय हम ऐसा करते हैं। तो जब परमाणु मिश्रण लेकर उसमें NaOH मिलाते हैं तो उसमें से NH3 की गैस निकलती है, और HCl से भीगा हुआ छड़ NH3 के ऊपर ले जाते हैं तो देखते हैं कि NH4Cl का सफेद धुआं निकलता है। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट भी हम करके देख सकते हैं कि ये क्या है। और वैसे NH3 गैस और HCl गैस जब आपस में संपर्क करते हैं तो NH4Cl का सफेद धुआं बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो ये, और यहाँ ध्यान रखिएगा सिर्फ संयोग हुआ है, यानी नाइट्रोजन यहाँ एक है, यहाँ पर भी एक है, H3 तीन है, एक H मिला तो ये NH4 हो गया और Cl, मतलब इसका संयोग हुआ है और ये NH4Cl प्राप्त हुआ। देख लेते हैं, और इसे कहते हैं अभिकारक। और ये हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो हम देखेंगे दो या दो से अधिक हमारा कम दो अभिकारक है लेकिन उत्पाद एक ही प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की जो भी अपक्रिया होगी वह क्या कहलाएगी, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, वो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखिएगा, कार्बन सॉलिड हो गया प्लस ऑक्सीजन गैस, और ये परस्पर सहयोग करके CO2 गैस बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ हमें देखना है कि बैलेंसी यही देख लेते हैं कि अपक्रिया संतुलित है कि नहीं। तो कार्बन की उपस्थिति 1 है और ऑक्सीजन की 2, तो टोटल 3 हो गया, और यहाँ 1 और 2 यानी टोटल 3 हो गया। तो अब जानते हैं बैलेंसी भी जानते हैं आप कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह के समीकरण भी क्या हो जाएंगे, ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो गया। तो इस तरह से हम तमाम एग्जाम्पल ले सकते हैं, और आप बता सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहते हैं तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बन CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। ये क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है प्लस Cl2 गैस है, और ये आपका हो जाएगा COCl2, और ये भी क्या हो जाएगा, आपका गैस हो गया। तो
तो कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है और Cl2 गैस जो आपस में क्रिया करेंगे, सहयोग करेंगे, तो CuCl2 गैस बनाएंगे और इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नाम आपका जो है, इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। ये आप जानते रहिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन, और जो बनाएगा वो क्या होगा, कार्बोनिल क्लोराइड। तो क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये भी कैसे एग्जांपल है, संयोगात्मक अपक्रिया का ही एग्जांपल है। ये भी आपका क्या हो जाएगा। फिर देखिए आपका योगात्मक अपक्रिया आपको अभी भी बताया। उसके बाद देखिए आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो अगर मान लीजिए मान लीजिए 1 या 2 नंबर में आपको पूछ दिया जाए विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन अपक्रिया के बारे में आप जानते रहिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को ही क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो आप जानते रहिएगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करके विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अगर मान लीजिए आप सपोज दैट एग्जांपल के रूप में आप अगर देखते हैं कि जब हम क्लास में जो सबसे पहले आकर बैठता है और पहले बेंच पर बैठ जाता है, इसके बाद अगर कोई बाद में आता है और उससे अधिक पावरफुल है तो उसको जबरदस्ती हटाकर दूसरे स्थान पर बैठा देता है। तो इस तरह से ही हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया क्या है। यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। तो आप जानते रहिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और इसकी क्रियाशीलता, हम इन तत्वों की क्रियाशीलता इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका स्थान दिया गया है कि कौन अधिक क्रियाशील और कौन कम क्रियाशील है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेना चाहते हैं तो देखिए आपका Fe सॉलिड यानी आयरन हो जाएगा, प्लस कॉपर सल्फेट आपका हो जाएगा, एक्वा सोल्यूशन है ये। और आपका देखिएगा कि यहाँ देखना हमें कौन अधिक क्रियाशील है, जो आयरन है वह अधिक क्रियाशील है और ये जो क्या है कम क्रियाशील है। तो ये अधिक क्रियाशील है और ये आपका क्या है, कम क्रियाशील है। तो आप जानते रहिएगा, जो अधिक क्रियाशील है वह कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, विस्थापित करके उसका अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो आप जानते रहे, आयरन यहाँ जाएगा और कॉपर यहाँ, तो स्थान विस्थापित कर लेगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा FeSO4 एक्वा सोल्यूशन, प्लस आपका क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो प्राप्त होगा आयरन सल्फेट हो जाएगा, और ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है, और ये क्या आपका है, आयरन सल्फेट, और आपको क्या प्राप्त होगा, कॉपर सॉलिड। तो इस तरह से आप हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेना चाहते हैं तो देखिएगा आपका Pb यानी लेड सॉलिड हो जाएगा। ये आपका Pb क्या है, लेड है, प्लस CuCl2, ये एक्वा सोल्यूशन हो गया। यानी आपका लेड Pb सॉलिड और CuCl2। फिर आप देखते हैं कि इसमें कौन अधिक क्रियाशील है, ये आपका अधिक क्रियाशील है और ये क्या आपका है, कम क्रियाशील। जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, PbCl2 यानी लेड क्लोराइड हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, कॉपर सॉलिड हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे कि अधिक क्रियाशील ये है, कम क्रियाशील ये है। यानी लेड अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को विस्थापित करके वहां आपका क्या प्राप्त हो जाए, लेड क्लोराइड प्राप्त हो जा रहा है। इसके बाद कॉपर सॉलिड के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो यह स्थान ग्रहण कर ले रहे हैं। इसके बाद आप एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो आपका तीसरा एग्जाम्पल अगर के रूप में अगर लेना चाहते हैं तो आपका हो गया जिंक सॉलिड है, प्लस आपका कॉपर सल्फेट हो जाएगा, एक्वा सोल्यूशन। तो आप ध्यान रखिएगा, इसे जिंक कहते हैं, जिंक। ये आपका हो गया कॉपर सल्फेट। अब यहां देखना, जिंक अधिक क्रियाशील है, ये कम, तो ये अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील है, ये दोनों अधिक क्रियाशील है, और ये आपका क्या है, कम क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता आप जानते रहिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा प्राप्त हो जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप ध्यान देंगे तो उसके द्वारा हम बता सकते हैं कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। इसके बाद आपको मिलेगा जिंक सल्फेट एक्वा सोल्यूशन,
और यहाँ आपको कॉपर हो जाएगा सॉलिड के रूप में। इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट। तो इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट और ये आपका हो गया कॉपर। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो गया। तो हाँ दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी, साथ साथ अगर आपको शेयर भी करना होगा तो शेयर अवश्य करिए।